गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, हमारा जो लास्ट टॉपिक है जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था वो क्या था। हमने ये पढ़ा था कि हमें अगर ग्लाइकोल जो 1,2-डाइओल थे, अगर हमें उनका केमिकल रिएक्शन देखना हो तो हमने वो सारी चीज़ें कल कवर की थी, ठीक है ना। तो हमने केमिकल रिएक्शंस में पेनेकोल, पिनेकोलोन, ठीक है, और भी काफ़ी कितने सारे रिएजेंट्स हमने उसकी रिएक्शंस करवाई थी और हमने डाइओल फॉर्मेशन किया था, डाइओल की रिएक्शन करवाई थी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन थी तो डाइओल रिएक्शन करेगा उसमें, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि जो हमने लास्ट रिएक्शन जो पढ़ा था वो था पर आयोडेट से, ठीक है। पर आयोडेट से हमने जो ग्लाइकोल था उसकी हमने रिएक्शन करवाई और हमने उसका ग्लाइकोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाया। हमने देखा कि जब हम ग्लाइकोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाते हैं, जब ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज होता है तो हमने क्या देखा कि जो अल्कोहल है वो कन्वर्ट होते हैं कार्बोनिल में, ठीक है। जो कार्बोनिल है वो क्या देते हैं, एसिड, और जो एसिड होते हैं वो हमें क्या देते हैं, CO2 और H2। ये हमने देखा था, ठीक है। तो हमने कल जब ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज किया तो हमने ग्लूकोज का भी किया था और लार्जर मॉलिक्यूल्स का भी आप कर सकते हो, समझ रहे हो ना। बस हमें ध्यान ये रखना है कि जो अल्कोहल है उसे हमें कार्बोनिल में कन्वर्ट करना है, अगर कार्बोनिल है तो हमें उसे एसिड में कन्वर्ट करना है, अगर एसिड है तो उसे हम H2O और CO2 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, जो आज हमारा टॉपिक है 1,2-डाइओल डाइहाइड्रिक अल्कोहल हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल का एक वेल नोन एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था, एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है ना। वैसे ही जो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं उनका सबसे वेल नोन जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल उसका जनरल नेम होता है। अब देखो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है वो चीज़ देखो आप। ग्लिसरॉल जो होता है 3 कार्बन रहेंगे, ठीक है ना। ट्राइहाइड्रिक है मतलब 3 OH आने वाले हैं। जो सबसे सिंपल ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है जिसमें मिनिमम जितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है तो कम से कम 3 कार्बन तो हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे जो छोटा मॉलिक्यूल है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का वो ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। अगर मुझे इसका IUPAC में नाम लिखना हो, अगर IUPAC में ग्लिसरॉल का लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, सबसे पहले नंबरिंग दूंगी, ठीक है ना। जिसे जब मैंने डाइओल ग्लाइकोल का जब हमने किया था, डाइहाइड्रिक अल्कोहल का जब हमने IUPAC किया था तो आपको क्या बताया था कि IUPAC होता क्या है, एल्केन प्लस डाइओल, यही था ना। डाइओल से पहले हम OH की पोजीशन को भी लिखते हैं, जैसे वहाँ मैंने 1,2-डाइओल लिखा था, वैसे हम यहाँ भी सेम यही करने वाले हैं। प्रोपेन, एल्केन हमारा 3 कार्बन का प्रोपेन होता है, OH की पोजीशन लिखेंगे अब 1 2 3, 3 OH है तो ट्राइओल, ठीक है ना, 1 2 3 ट्राइओल, ये हो जाएगा इसका IUPAC, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ CH3CH CH2 ये अपने पास कोई एग्जाम्पल है, ठीक है। हमें इसका नाम लिखना है, ये अपने पास कोई ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, हमें इसका IUPAC नाम लिखना है। कैसे लिख देंगे, देखो IUPAC हमें अच्छे से पता है। सबसे पहले एल्केन लिखा जाता है, तो एल्केन हमारे पास 6 कार्बन है टोटल, ठीक है। जब 6 कार्बन होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हेक्सेन, ठीक है। हेक्सेन मैंने यहाँ लिखा, मुझे अब नंबरिंग देना है। अगर इधर से दूंगी तो इस OH को 3 नंबर मिलता है, इधर से इसको 2 नंबर मिलता है, मतलब मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगी, जहाँ से इसे मिनिमम नंबर मिले, समझ रहे हो ना, उसी साइड से करेंगे हम। तो कर दो यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये है 6, तो हेक्सेन 2 3 4
2,3,4 ट्राईऑल। समझ रहे हो ना? इस तरह से आप जो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है उनका IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हो। बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है इन ट्राईऑल का हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की ट्राईऑल जो ग्लिसरॉल है वो हम कैसे बना सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये तो इसका IUPAC था सिंपल, जो एग्ज़ाम में कभी नहीं आता लेकिन जनरल नॉलेज के लिए हमें आना चाहिए। समझ रहे हो ना? अब इसमें जो टॉपिक है वो क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, हमें ग्लिसरॉल का क्या करना है? फॉर्मेशन हमें करना है। ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जो भी ऑयल्स होते हैं, जो भी फैट वगैरह होता है ना, बायोलॉजी में जो भी है सेकेंड ईयर में उन्होंने पढ़ा होगा ना कि जो भी ऑयल्स, जो भी फैट्स होते हैं वो एस्टर के डेरिवेटिव होते हैं, एस्टर डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, तो जब मुझे रिएक्शन करना होगा, ठीक है, जब मुझे क्या बनाना होगा? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, तो मैं इनसे भी जनरेट कर सकती हूँ। देखना, देखो हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं, हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो फर्स्ट रिएक्शन है वो मैं करवा रही हूँ बाय सैपोनिफिकेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, तेल और वसा। ठीक है ना? इनके सैपोनिफिकेशन से, साबुनीकरण से हम क्या बना सकते हैं? ग्लिसरॉल बना सकते हैं। अब देखो फैट और ऑयल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये जनरली एस्टर के डेरिवेटिव होते हैं। जो फैट और जो ऑयल्स होते हैं वो जनरली एस्टर के क्या होते हैं? डेरिवेटिव होते हैं। तो जब इन एस्टर डेरिवेटिव की रिएक्शन हम करवाते हैं बेस के साथ तो हमें मिलते हैं ग्लिसरॉल, यानी कि हमें मिलते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। समझ रहे हो ना? देखो क्या होता है, जैसे मैंने ये कोई कंपाउंड ले लिया CHOCOCH3, ये एस्टर है। समझ रहे हो ना? ऐसे ही मैंने ले लिया CHOCOCH3, ऐसे ही यहाँ भी OCOCH3। ये एस्टर है ना, RCOOR एस्टर होता है। मुझे इसका करना है सैपोनिफिकेशन, तो सैपोनिफिकेशन के लिए हम लेते हैं बेसिक मीडियम। एस्टर डेरिवेटिव्स की रिएक्शन, फैट और ऑयल्स की रिएक्शन हम किसके प्रेजेंस में करवाते हैं? बेस के प्रेजेंस में जब करवाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? हमें मिलते हैं ग्लिसरॉल, या आप कह सकते हो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हमें मिलते हैं। ठीक है ना? तो क्या होगा? ये वाले बॉन्ड टूटेंगे क्या? कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? समझ रहे हो ना? ये चीज़ हमें देखनी है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आप ध्यान से देखो, इसका जो लोन पेयर है वो यहाँ रेजोनेंस करेगा क्या? रेजोनेंस करेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आते ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा यहाँ से, और CH3COO- यहाँ से बाहर हो जाएगा। यही होगा ना? तो देखो हम बनाएंगे डायरेक्ट, क्या बनाएंगे कि जो OH है वो अटैक करेगा यहाँ और CH3COO- हो जाएगा बाहर, और Na उसके साथ काउंटर आयन प्रेजेंट रहेगा। इस तरह से बाहर क्या हो गया? CH3C_O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये बनेगा ना। जब मैं 2 मोल लूँगी तो ये भी निकल जाएगा यहाँ से। जब 3 मोल लूँगी तो यहाँ से तीनों बार हो जाएंगे क्या? तीनों सोडियम एसीटेट निकल जाएंगे यहाँ से जब 3 NaOH लेंगे तो। ठीक है ना? तो ये मैंने 3 सोडियम एसीटेट यहाँ से बाहर कर दिए। मुझे क्या मिल जाएंगे? इन एसीटेट की जगह यहाँ क्या आ जाएंगे? OH। सबसे सिंपल मेथड होता है ग्लिसरॉल जनरेट करने का, क्या कि फैट और ऑयल्स का एसिड के प्रेजेंस में सैपोनिफिकेशन कर दो तो क्या हो जाता है? एस्टर के रिडक्शन से हमें अल्कोहल मिल जाते हैं। समझ गए होंगे आप? ठीक है ना? ये देखो कितना सिंपल सा रिएक्शन है। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है, नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये आपका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था ग्लिसरॉल के लिए, जिसमें हमने क्या किया है? ऑयल और फैट्स जो कि एस्टर डेरिवेटिव होते हैं उनकी रिएक्शन हमने बेसिक मीडियम में करवाई।
तो बेसिक मीडियम में करवाने के बाद हमें क्या मिल गए हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जो कि सबसे सिंपल जो कंपाउंड होता है उसे ग्लिसरॉल कहा जाता है, वो हमें इस रिएक्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो सेकंड आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है, देखो ये तो हमारा फर्स्ट है, ठीक है ना। सेकंड देखो, आपका यूनिट पता है कल कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा ही है ना, कुछ रिएक्शंस है, बस आप इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस में ले लेंगे ना। लाइक जो भी मैं डेली आपको जो भी आपका क्लास हो रहा है, देखो कितना अच्छा मेथड होता है पढ़ने का। जैसे आज हमने कुछ भी पढ़ाया, ठीक है, आप उसको क्या करोगे, जो आपका फर्स्ट क्लास है ना वहाँ से आप उसको रिवाइज करोगे। कितना टाइम लगता है रिवाइज में, जब आप फर्स्ट डे रिवीजन करोगे तो आपको 15 मिनट ज़्यादा लगेगी, सेकेंड डे करोगे तो 10 मिनट ही लगेगी, और फिर नेक्स्ट डे करोगे तो 5 मिनट लगेगी। फिर जब ऐसा रूटीन आ जाएगा ना, जिस दिन आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे, ठीक है ना, जब आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर कि हमारा जो केमिस्ट्री का पेपर एटलीस्ट जो मेरा है वो मैं आपको अच्छे से करवा दूंगी, ठीक है ना। लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी सिलेबस है सेकेंड ईयर का। तो फिज़िक्स हो, मैथ हो या फिर केमिस्ट्री हो, कंटिन्यूटी जरूरी है। सेकेंड ईयर आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, सच में बिलीव करो, आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम भी आप दोगे जिसमें 12th लेवल का या ग्रेजुएट लेवल का आपको कोई भी सिलेबस अगर उसमें कवर हो रहा है, तो बिलीव करो सेकेंड ईयर उसका मैक्सिमम पार्ट कवर करता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। तो आप पूरा बहुत ही अच्छे से पढ़ो इनको। डेली रिवीजन सच में कोई टाइम नहीं लेता है, लेकिन जिस दिन आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे ना, खुद फील करोगे इस चीज़ को कि हमारा रिवीजन कितना इफेक्टिव है, ठीक है ना। तो रिवीजन आप करते रहो, बहुत काम आएगा वो एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। देखो अपना जो सेकंड है वो हम अब देख लेते हैं। सेकंड जो है वो है फ्रॉम प्रोपीन। प्रोपीन से मैं क्या बनाऊंगी, ग्लिसरॉल मुझे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोपीन ही बनाओ। ये प्रोपीन होती है 3 कार्बन और एक इसमें डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस प्रोपीन की रिएक्शन हम करवाएंगे जब मैं इसे हीट देती हूँ। जब हाई टेम्परेचर पर इसकी रिएक्शन हैलोजन से करवाई जाती है, जब प्रोपीन की रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर हैलोजन से करवाई जाती है। देखो जब हमने हैलोफॉर्म रिएक्शन की थी, याद करना उस रिएक्शन को, जब हमने हैलोफॉर्म रिएक्शन की थी तो मैंने ये कहा था कि अल्कोहल के अल्फा पोजीशन पर कम से कम 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ भी तो कुछ ऐसा ही है, ये वाला जो मेथिल है वो एक्टिव है, क्यों, क्योंकि जब यहाँ से देखो होगा क्या, जब आपने इसे कोई भी कंडीशन दी, ठीक है, हीट किया या आपने इसे फोटोकेमिकल कंडीशन दी, तो हमें पता है जो Cl है वो रेडिकल बनाएंगे, ठीक है ना, Cl रेडिकल बनाएंगे। फिर ये Cl रेडिकल यहाँ से इस H को भगाएगा ना, H रेडिकल को निकालेगा, तो क्या होगा, यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा, एक Cl रेडिकल इस H रेडिकल के साथ HCl बना लेगा, और जो दूसरा Cl रेडिकल है वो CH2 के साथ आके जुड़ जाएगा। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ लिया है, ये तब पता रहती है जब आप रिवीजन करते हो, समझ रहे हो ना। तो देखो मैं डायरेक्ट बना देती हूँ, क्या बनेगा, जैसे ही मैंने हैलोजन की रिएक्शन करवाई उच्च ताप पर, या आप कह दो फोटोकेमिकल रिएक्शन जब मैंने करवाई, तो यहाँ से एक जो H है वो Cl से रिप्लेस हो गया, ठीक है ना। मुझे क्या मिल गया, ये जो कंडीशन होती है ना डबल बॉन्ड की नेक्स्ट कार्बन पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये जो कंडीशन होती है वो एलाइलिक कंडीशन होती है, ये कंडीशन एलाइलिक है, समझ रहे हो ना। अब एलाइलिक पोजीशन पर जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको लिख दो, तो एलाइलिक क्लोराइड है ना, तो एलाइलिक क्लोराइड लिख दो, समझ गए होंगे ना आप। एलाइलिक कंडीशन के पास जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसको लिख देना है। अब देखो मैं इसकी रिएक्शन हाइपोक्लोरस एसिड HOCl से करवाऊंगी, समझ रहे हो ना, इसकी रिएक्शन हम HOCl से करवाएंगे। तो जब हम HOCl से रिएक्शन करवाएंगे इसकी हाइपोक्लोरस एसिड से, जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, HOCl क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है ना।
जब हाइपोक्लोरस एसिड से हम रिएक्शन करवाएंगे तो जो Cl है उस पर चार्ज आता है पार्शियल पॉजिटिव, OH पर चार्ज आता है पार्शियल नेगेटिव। समझ रहे हो ना। अब देखो मुझे इस डबल बॉन्ड पर रिएक्शन करवानी है क्योंकि हमें अच्छे से पता है एल्कीन की नेचर होती है न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो यहाँ जब ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी कार्बन पर जब शिफ्ट होंगे, यहाँ हो या यहाँ हो, एक कार्बन पर नेगेटिव आएगा, एक कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। तो जिस पर नेगेटिव आएगा वहाँ तो जुड़ेगा Cl, जिस पर आएगा पॉजिटिव उस पर जुड़ेगा OH, ठीक है। अब कहाँ क्या आएगा देखो, वो कैसे डिसाइड होगा, इस Cl से डिसाइड होगा क्योंकि जो Cl है उसका इफेक्ट कौन सा लगता है, -I। विद्युतऋणता इसकी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -I, ठीक है। मतलब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, अपनी तरफ लेगा तो इधर आएंगे क्या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इधर ही आएंगे ना। तो देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन पे आएंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा ना, मतलब मुझे यहाँ तो जोड़ना है Cl और मुझे यहाँ जोड़ना है OH। समझ रहे हो ना क्या बता रही हूँ। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे CH पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव पर तो हाइपोक्लोरस का पॉजिटिव यानी कि Cl जुड़ेगा और जहाँ पॉजिटिव आएगा वहाँ क्या जुड़ेगा OH-। मतलब क्या बन जाएगा देखो, CH2 CH CH2, ये Cl तो अपने पास पहले से था, डबल बॉन्ड पे यहाँ नेगेटिव आया तो यहाँ तो जोड़ेंगे Cl, यहाँ जोड़ेंगे OH। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से, है ना, आ रही होगी है ना, मुझे पता है आ रही है। देखो अब क्या करना है, इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे NaOH से। NaOH क्या करेगा, यहाँ से Cl को निकाल देगा NaCl की फॉर्म में, 2 NaOH ले लो और यहाँ से 2 NaCl बाहर हो जाएंगे, साल्ट बना लेंगे ना, ठीक है। ये बेस है, ये हमारे लिए एक एसिड है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर, साल्ट NaCl के 2 मोल यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो कितना सिंपल रिएक्शन है ना, बहुत अच्छा रिएक्शन है, सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें, इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले हमने प्रोपीन लिया है, प्रोपीन की रिएक्शन में हेलोजन से करवा रही हूँ, जिसमें कंडीशन है कि मैं या तो टेम्परेचर हाई लूँगी या मैं फोटोकेमिकल कंडीशन लूँगी, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में जो Cl है वो क्या करेगा, यहाँ पर आके बाइंड हो जाएगा। समझ गए ना। अगर फोटोकेमिकल कंडीशन लूँगी तो बनेंगे रेडिकल, थर्मल कंडीशन लूँगी तो रेडिकल नहीं बनेंगे। थर्मल कंडीशन में रेडिकल नहीं बनते, वहाँ आयंस बनते हैं, तो कोई एक Cl पॉजिटिव में चेंज होगा, कोई एक Cl नेगेटिव में चेंज होगा, ठीक है ना। तो जो पॉजिटिव में चेंज होगा वो तो यहाँ आके जुड़ जाएगा। देखो अगर थर्मल कंडीशन होगा ना तो मैकेनिज्म कुछ इस तरह से हम करेंगे। ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, एसिडिक का मतलब H+ की फॉर्म में इजीली निकल सकता है। क्यों निकल सकता है इजीली, क्योंकि जैसे यहाँ से H+ की फॉर्म में जाता है तो नेगेटिव आता है और वो नेगेटिव यहाँ रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है। समझ रहे हो ना। थर्मल कंडीशन में आयंस बनते हैं, ठीक है, यही बनेगा। तो जब थर्मल कंडीशन ली जाती है तो आयंस का फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ ये बन गया। ऐसे ही Cl2 जो होगा इसमें कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव बन जाएगा, तो जो पॉजिटिव वाला Cl होगा वो इसके साथ आके जुड़ जाएगा। समझ रहे हो ना आप। तो हम दोनों ही कंडीशन में जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एलाइलिक क्लोराइड। अगर Cl2 ले रहे हैं तो क्लोराइड, ठीक है। अब ये बनने के बाद हमने हाइपोक्लोरस एसिड की रिएक्शन करवाई। हाइपोक्लोरस एसिड क्या करेगा कि जो एल्कीन है उस पर एडिशन रिएक्शन देगा। एडिशन मतलब दोनों यहाँ के जुड़े हैं ना, तो वो एडिशन है। और अगर एक निकलता और एक जुड़ता तो सब्स्टिट्यूशन होता। समझते हो ये सब चीज़ें आप, है ना। तो यहाँ एडिशन हुआ है तो यहाँ ये जुड़ गया HOCl। फिर हमने जो NaOH है उसकी रिएक्शन हमने करवाई तो साल्ट NaCl के 2 मोल बाहर हो गए और हमें मिल गया है ग्लिसरॉल। बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है प्रोपीन से जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है ना। देख लो अच्छे से, कुछ नहीं है आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, प्रोपीन से ही हम दूसरा रिएक्शन और देखते हैं। प्रोपीन की ही रिएक्शन हम फिर से करवाते हैं। सेकंड रिएक्शन है प्रोपीन से ही, ये फर्स्ट है, ठीक है। देखो सेकंड क्या है,
ऑक्सीडेशन, समझ रहे हो, ऑक्सीडेशन, एक्टिव मेथिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन मुझे करना है, ठीक है। ये चीज़ हमने अभी तक पढ़ी नहीं है और हमारी किसी काम की भी नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट बताऊंगी, कोई मैकेनिज्म आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अपने सिलेबस ऑलरेडी इतना लेंथी है, ज़्यादा चीज़ें ऐड करने से कोई मतलब नहीं है। देखो, जब हमें एक्टिव मेथिलीन, अब एक्टिव का क्या मतलब है, एक्टिव का क्या मतलब है, जो या तो एलाइलिक कंडीशन पे हो या विनाइलिक कंडीशन पर हो, बेंजाइलिक कंडीशन पर हो, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है वो एलाइलिक है, ठीक है। एलाइलिक कंडीशन बताई थी ना अभी, 3 कार्बन और एक कॉन्जुगेट, एक डबल बॉन्ड होता है उसमें, तो एलाइलिक कंडीशन है, मतलब ये वाला जो मेथिलीन है, मेथिलीन यानी CH2, ये एक H है यहाँ, ठीक है, मेथिलीन हो गया। तो जब हम एक्टिव मेथिलीन की रिएक्शन KMnO4 से जब करवाते हैं, KMnO4 से जब एक्टिव मेथिलीन की रिएक्शन करवाते हैं, तो KMnO4 जो एक्टिव मेथिलीन है उसका ऑक्सीडेशन कार्बोनिल में कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, तो यहाँ जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो 1 डिग्री कार्बन से बन जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आ गया अपने पास, ठीक है ना। अब एल्डिहाइड बनने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस एल्डिहाइड का करेंगे अपचयन, रिडक्शन हम इसका करेंगे। रिडक्शन तो आपने पढ़ा है, LiAlH4 से जब आप रिडक्शन करोगे तो अगर ये एल्डिहाइड है, देखो एल्डिहाइड किसके ऑक्सीडेशन से बना था, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बना था ना, तो एल्डिहाइड के अपचयन से क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, समझ रहे हो ना, दोनों उल्टे ही तो होते हैं। अगर रिडक्शन, जैसे मैंने 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, मुझे एल्डिहाइड मिल गया, अब मुझे जब उस एल्डिहाइड का रिडक्शन करना होगा तो मुझे वापस वही अल्कोहल मिलेगा ना, तो मैं ये कह दूँ ना कि यहाँ एल्डिहाइड अगर है तो मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है, रिडक्शन के बाद इस एल्डिहाइड की जगह मुझे 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैकेनिज्म कर लेते हैं इसका। एल्यूमिनियम पे नेगेटिव, लिथियम पर पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जैसे ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है, ये अपना हाइड्राइड यहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, समझ रहे हो ना। तो देखो हमारे पास ये स्पीशीज़ बन जाएगी क्या, यहाँ H, यहाँ भी H और यहाँ O- के साथ जुड़ जाएगा AlH3, एल्यूमिनियम पर फिर से नेगेटिव क्योंकि 4 बॉन्ड हो गए ना फिर से, और ये लिथियम है यहाँ पर काउंटर आयन, ठीक है। फिर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, ठीक है। हम जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना क्योंकि ये बॉन्ड वीक है, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, ये बनेगा ना, AlH3 बाहर हो जाएगा और बाहर हो जाएगा LiOH, ये चीज़ हमें मिलने वाली है, ठीक है ना, बिल्कुल यही मिलने वाली है। देखो अब क्या होगा, अब मैं इसकी रिएक्शन H2O से करूँगी। अब H2O क्या करेगा वो ध्यान से देखो, जैसे इसके पहले जो रिएक्शन थी उसमें Cl था, Cl का माइनस आई लग रहा था ना, वैसे ही OH में जो ऑक्सीजन है उसका भी तो माइनस आई लगता है भाई, इसकी भी तो विद्युत ऋणता ज़्यादा है कार्बन से, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। H3O+ ले लेते हैं, आप इसे H ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो देखो जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, मेरे पास क्या बनने वाला है, इससे H में नेगेटिव आएगा ना, तो इस नेगेटिव पर तो ये H+ जुड़ जाएगा, CH2, समझ रहे हो ना, और ये है CH2 और ये है OH, यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा, यहाँ चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, समझ रहे हो ना आप, यही बनने वाला है क्या। देखो हमने रिएक्शन करवाई है एसिडिक मीडियम में H2O की, मतलब हम ये कह दें ना हमने H3O+ की रिएक्शन करवाई है, ठीक है। अगर हम ये वाली रिएक्शन करवाते हैं तो अब यहाँ OH आ जाएगा, मतलब हमें ट्राईओल इस कंडीशन में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे, देखो अगर मैं ये वाला रिएक्शन, ये रिएजेंट अगर मैं काम में लेती हूँ तो यहाँ H2O की रिएक्शन होगी और यहाँ OH आ जाएगा, मुझे डाईओल मिलेगा, बनाना हमें ट्राईओल है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रिएक्शन है
वो हम करवा देंगे H2O2 से, हाइड्रोजन परऑक्साइड से। ठीक है, अब इससे जब रिएक्शन होगी तो H2O2 में एक OH प्लस होगा, एक OH माइनस होगा। तो जो OH माइनस होगा वो तो जुड़ जाएगा यहाँ, जो OH प्लस होगा वो जुड़ जाएगा यहाँ। मतलब मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी क्या, इस डबल बॉन्ड पर एक OH प्लस आएगा और एक OH माइनस आएगा। बन गया ग्लिसरॉल। समझ रहे होंगे ना आप किस तरह से हम बना रहे हैं। देखो, जब हमारे पास प्रोपीन एल्डिहाइड मिलता है ना, प्रोपीन एल्डिहाइड, तो इसी का दूसरा नाम होता है एक्रोलीन। 12th में जब पॉलीमर चैप्टर पढ़ते थे ना, वहाँ ये सब आते थे। ठीक है ना, एक्रोलीन होता है ये। बस हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एलाइलिक कंडीशन ली। एलाइलिक कंडीशन यानी कि मैंने प्रोपीन ली, उस प्रोपीन की रिएक्शन मैंने करवाई KMnO4 से। KMnO4 जो एक्टिव मेथिलीन है उसका ऑक्सीडेशन करता है, तो जो CH2 है उसके ऑक्सीडेशन से मैंने बना दिया एल्डिहाइड। ठीक है, अब एल्डिहाइड का जब मैंने अपचयन किया तो एल्डिहाइड के अपचयन से क्या बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। उल्टे होते हैं दोनों, रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, एल्कोहल बन गया यहाँ। एल्कोहल बनने के बाद हमने देखा कि उसका माइनस इफेक्ट लगता है, तो जो एल्कीन है उसकी पाई इलेक्ट्रॉन CH की तरफ शिफ्ट होते हैं। ठीक है, फिर मैंने जब H2O2 से रिएक्शन करवाई तो एक OH प्लस बनाएगा, एक OH माइनस बनाएगा। तो जो OH प्लस होगा वो तो यहाँ आ जाएगा, जो OH माइनस होगा वो यहाँ आ जाएगा और हमें मिल जाएगा ग्लिसरॉल। बहुत अच्छे से आपको ये रिएक्शन समझ में आ रही होगी। सिंपल सा रिएक्शन है ना, बहुत अच्छा सिलेबस है आपका सेकेंड ईयर का। ठीक है ना, देखो इस तरह से आप कर लेंगे ये वाला रिएक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। मेरा टारगेट है कि आपका यूनिट कल पूरा हो जाए, उम्मीद है हो भी जाएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने 2 मेथड पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब देखो हमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा हो गया। ठीक है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने कर लिया। अब हमें क्या देखना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। ठीक है ना, अब देखो भौतिक गुण में क्या क्या आ जाएगा, अम्लीय प्रकृति, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनते जाना आप। ठीक है, जब हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ा था जिसमें एक ही OH हो, वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। जब हमने उनकी बात की थी तो आपको मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी बताया था, मैंने सॉल्युबिलिटी भी बताई थी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बताए थे, सारी चीज़ें आई थी ना। तो यहाँ भी वो सब आने वाला है। देखो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल यानी कि ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में OH कितने होते हैं, 3 OH ग्रुप यहाँ होते हैं। हमें अच्छे से पता है 3 OH होते हैं ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो जब एल्कोहल में, जब हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ा था तो वहाँ पर एक ही OH था ना। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में करवाती हूँ, इसी तरह से तो करवा रहे थे हम, ये तो था H बॉन्डिंग, इसी तरह से करवा रहे थे ना। ये इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ता है और ये इसके साथ पार्शियल बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ता है। ठीक है ना, इस तरह से हमने बनाया था। समझ रहे होंगे आप, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो जब हम सिंपल एल्कोहल ले रहे थे तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड एक बन रहा था। एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना जब 2 एल्कोहल आपस में जब 2 एल्कोहल आपस में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब करेंगे, इंटर यानी 2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, तो जब इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कम से कम 2 एल्कोहल यूज़ करने पड़ेंगे और हमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन जब मैं ग्लिसरॉल की बात करती हूँ
तो ग्लिसरॉल में OH की संख्या कितनी है? ग्लिसरॉल में OH है 3 OH है ना। तो 3 OH होने के कारण एक ग्लिसरॉल का मोल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। समझ रहे होंगे आप? एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यही होगा ना। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने से, जब हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने से जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है उनका मान बढ़ जाता है। कहा था ना हमने, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो जाती है। अब ये बॉन्ड जो होता है वो सिस्टम को स्टेबल करता है। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में आके एसोसिएट होंगे वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो सिस्टम उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना। तो अगर ये सिस्टम स्टेबल हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो अगर मैं इसे बॉन्ड को ब्रेक करना चाहूँगी, इसको मेल्ट या बॉयल में करना चाहूँगी, तो बॉन्ड टूटेंगे। बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत स्टेबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कितनी ज़्यादा है, देखो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है ना। तो हम क्या कह देंगे कि जो ग्लिसरॉल है जो ग्लिसरॉल है उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के मान, अगर मैं ईथर लूँ या फिर मैं सिंपल अल्कोहल लूँ, जैसे मैंने 1 डिग्री अल्कोहल ही ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल क्या, सिर्फ अल्कोहल ही लिख लो क्योंकि अल्कोहल नहीं है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ईथर या अल्कोहल से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 OH ग्रुप। 3 OH ग्रुप होने के कारण ग्लिसरॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल से ज़्यादा होती है, इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक के मान भी ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे कि ग्लिसरॉल में 3 OH है, सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या कह देंगे इंक्रीज, बढ़ जाएंगे ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टी में। सेकंड पॉइंट क्या है कि हमने जब अल्कोहल पढ़े थे तो हमने एसिडिटी की बात की थी ना, कि जो अल्कोहल है उनमें जो ऑक्सीजन है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए वो अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं। अम्ल वही तो होते हैं जो H+ देते हैं, और H+ अल्कोहल भी देते हैं, तो हमने कहा कि ये भी एसिडिक होता है। तो हमने क्या देखा कि ग्लिसरॉल में तो 3 OH है, मतलब ये एसिडिक नेचर भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके पास 3 OH प्रेजेंट होते हैं, जहाँ ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है, जहाँ जो हाइड्रोजन है अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे कि 3 OH की उपस्थिति के कारण जो ग्लिसरॉल होते हैं वो अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं, हो जाएगा ना। ये है सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड क्या है, सॉल्युबिलिटी, कि अगर मुझे इसको डिज़ोल्व करना है, अगर मुझे इसे सॉल्यूबल करना है तो किस में करना है, ठीक है। किस में करने से क्या मतलब है, एक तो मैंने ले लिया वाटर, एक मैंने ले लिया ईथर। मेरे पास 2 सॉल्वेंट है, एक मेरे पास ईथर है, एक तो ईथर है और एक मेरे पास वाटर है। तो जब हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ा था, आपको एक चीज़ मैं कह रही थी कि जो पोलर होता है वो पोलर में ही घुलता है, ठीक है ना। पोलर में ज़्यादा डिज़ोल्व होता है, नॉन पोलर में होता है। तो ईथर तो नॉन पोलर होता है, यही होता है ना ईथर, ये नॉन पोलर है, लेकिन H2O पोलर होता है। इसलिए जब आप ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की रिएक्शन, जब आप उसको H2O में डिज़ोल्व करते हो तो आसानी से उसमें घुल जाता है, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाती है, समझ रहे हो ना। और जब ईथर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो सॉल्यूबल वहाँ नहीं होता है, क्योंकि ईथर में इस प्रकार का कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पर नहीं होता है,
समझ रहे हो ना। तो हम क्या कह देंगे कि अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो हम कहेंगे कि वाटर में तो होते हैं सॉल्युबल और ईथर में होते हैं इनसॉल्युबल। वाटर में होते हैं सॉल्युबल और ईथर में होते हैं इनसॉल्युबल। समझ गए होंगे ना आप। ये थे ग्लिसरॉल के क्या भौतिक गुण, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि ग्लिसरॉल में 3 OH समूह होने के कारण जो ग्लिसरॉल है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होती है। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वो मैक्सिमम, इसलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के मान भी अदर एल्कोहल या ईथर से ज़्यादा होते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने देखा अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति की बात करें तो हाँ, ग्लिसरॉल जो है वो अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं, क्योंकि इनके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन होती है, क्योंकि इनके पास OH होता है और OH में जो हाइड्रोजन है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है, जो इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। ये हमने देखा ना। फिर हमने देखा सॉल्युबिलिटी। तो जब सॉल्युबिलिटी की बात कहा कि जो हमारे पास कंपाउंड है ग्लिसरॉल, उसे जब मैं सॉल्युबल करूँगी किसमें, वाटर में। ठीक है। जब मैंने उसे वाटर में सॉल्युबल किया तो मैंने क्या देखा कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है और जो ग्लिसरॉल है उसमें भी पोलरिटी है, OH है ना। तो इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो ग्लिसरॉल है वो H2O में आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन ईथर में डिज़ोल्व नहीं हो पाता। समझ गए होंगे आप, है ना। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट। ये था भौतिक गुण। ठीक है ना। हमने देखो क्या क्या देख लिया। हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 2 मेथड पढ़ लिए, फिर हमने भौतिक गुण भी देख लिए। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। अब ग्लिसरॉल की रिएक्शन हम अलग अलग कंपाउंड्स के साथ करवाएंगे। ठीक है ना। देखना, मुझे ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवानी है। सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन है वो मैं करवाऊंगी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन नाम से ही पता चल जाता है ना, निर्जलीकरण H2O को निकालना है। रिएजेंट में काम में लूँगी KHSO4, जिसका नाम क्या होता है, पोटेशियम बाईसल्फेट। पोटेशियम बाईसल्फेट लिख दो या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये इसका नाम है। तो मुझे डिहाइड्रेशन करवाना है KHSO4 से। ठीक है ना। अब देखो किस तरह से होगी रिएक्शन, वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। देखना KHSO4 की रिएक्शन हम ग्लिसरॉल के साथ करवाएंगे। ठीक है। देखना क्या होगा। KHSO4 है तो इसके पास जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। CH2OH, CHOH, CH2OH। जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन सोडियम बाईसल्फेट से जब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई, तो मैंने क्या देखा कि H+ डोनर है, H+ देगा, एसिडिक हाइड्रोजन है ना। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये H ऑक्सीजन से जुड़ी हुई मिलेगी। ठीक है ना। H जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हमें मिलेगी, मतलब ये एसिडिक है तो H किसी भी अल्कोहल पर आकर जुड़ जाएगी। समझ रहे हो। अब किसी भी अल्कोहल पर तो आकर जुड़ नहीं सकती क्योंकि यहाँ 2 टाइप के अल्कोहल है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। समझ रहे हो ना। तो क्या होगा, देखो ये वाला ऑक्सीजन अगर इस H को एक्सेप्ट करता है वो H2 बना लेगा क्या। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो H+ की फॉर्म में आएगा ना, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है। अब जैसे ही पॉजिटिव आया ये तो लिविंग ग्रुप बन गया। पॉजिटिव आते ही निकलना है। H2 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है जो इजीली यहाँ से निकल सकता है। तो ये निकलेगा कब, जब यहाँ से ये H यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। तो हमारे पास क्या स्पीशीज़ बनी, देखो CH2 डबल बॉन्ड COH CH2OH।
ये कंपाउंड बन गया हमारे पास, समझ रहे हो ना आप। अब मैंने क्या किया, मैंने वापस से KHSO4 सोडियम बाइसल्फेट मैंने लिया, इसने फिर से H+ दिया, माना इसने ले लिया H+, देखो क्या बना अपने पास CH2 डबल बॉन्ड COH2। जैसे ही H लिया पॉजिटिव आएगा, समझ रहे होंगे आप, है ना अच्छे से। अब ये वाला H शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। मेरे पास देखो क्या स्ट्रक्चर आ गई है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH OH। यही चीज़ बनी है क्या हमारे पास, बिल्कुल यही चीज़ बनी है। अब हम करवा देंगे टॉटोमेरिज्म, क्योंकि अगर मैं इस बॉन्ड को देखती हूँ तो ये बॉन्ड इनोल है, ठीक है ना। तो ये आफ्टर टॉटोमेरिज्म चला व्यवता जब मैं यहाँ करवाऊँगी, चला व्यवता जब मैं यहाँ करवाऊँगी तो ये इनोल किस में चेंज हो जाएगा, अपनी कीटो फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। कीटो फॉर्म में जब चेंज होगा तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा, ये H यहाँ शिफ्ट हो जाता है ना, ये तो होती है टॉटोमराइजेशन या चला व्यवता। तो हमारे पास क्या बन गया, देखो CH2 CH, ये वाला H यहाँ आ गया, C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एक H। क्या यही मिला है हमें, बिल्कुल यही मिला है। तो अगर मुझे एक्रोलीन बनाना हो, अभी आया था ना प्रोपेनिल्डिहाइड, मैंने कहा था ये एक्रोलीन होता है। तो जब मुझे एक्रोलीन बनाना हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, जो ग्लिसरॉल है उसके रिएक्शन में सोडियम बाइसल्फेट से करवा सकती हूँ, ठीक है। तो सोडियम बाइसल्फेट से जब रिएक्शन में करवाऊँगी तो मुझे क्या मिलेगा, एक्रोलीन प्रोडक्ट के रूप में मुझे यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये है इसका केमिकल रिएक्शन फर्स्ट, डिहाइड्रेशन से हमने एक्रोलीन का फॉर्मेशन किया है, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। अब हम इसको मिटाते हैं और हमारा सेकंड जो केमिकल रिएक्शन है वो हम देखते हैं। सेकंड जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, हमें एसिडिटी चेक करनी है, ठीक है। एसिडिक नेचर हमें चेक करनी है, एसिडिक नेचर के बेस पे हम क्या रिएक्शन करवा सकते हैं वो हम देखेंगे। केमिकल रिएक्शन सेकंड क्या है, एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति। एसिडिक नेचर की जैसे ही बात आएगी, हमें पता है हमें H को भगाना है जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एसिडिक नेचर तो यही होती है। तो सबसे पहले हम ग्लिसरॉल को लिख लेते हैं, ये है ग्लिसरॉल, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इस ग्लिसरॉल की रिएक्शन मैं किसके साथ करवाऊंगी, मैं करवाऊंगी किसी एल्कली मेटल से करवा दो, एल्कली मेटल जैसे सोडियम है करवा दो इससे, ठीक है। जब मैंने एल्कली मेटल से इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, एल्कली मेटल्स की रिएक्शन जब हमने अल्कोहल से करवाई थी तो H2 गैस निकल रही थी ना, वहाँ से निकल रही थी, ठीक है ना। जब हमने अल्कोहल की रिएक्शन एल्कली मेटल्स के साथ करवाई थी तो वहाँ से H2 गैस रिमूव हो रही थी। तो कुछ ऐसा ही यहाँ भी होने वाला है, सबसे पहले H निकलेगा, एसिडिक नेचर तो यही होती है। ये दोनों 1 डिग्री अल्कोहल है, जो बीच वाला है वो 2 डिग्री है। जब हम एसिडिटी की बात करते हैं तो मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया था, अल्कोहल की रिएक्टिविटी का आपको ऑर्डर मैंने बताया था, क्योंकि जब एसिडिक नेचर की हम बात करते हैं तो OH बॉन्ड टूटता है ना, और जब OH बॉन्ड टूटता है तो हम एसिडिक नेचर देखते हैं। एसिडिक नेचर जब मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बढ़ने से अम्लीय प्रकृति कम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो इसके साथ एक इधर CH2 जुड़ा हुआ है, एक इधर CH2, तो इसकी एसिडिक नेचर कम है, 2 डिग्री की कम होती है ना, 1 डिग्री की एसिडिक नेचर ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इन दोनों में से कोई भी एक OH क्या बना लेगा, सोडियम साल्ट बना लेगा, यही होगा। अब मैंने जब दूसरा सोडियम यूज़ किया, अभी भी मेरे पास 2 कंडीशन है, एक 1 डिग्री 2 डिग्री, ऑब्वियस है 1 डिग्री वाला ज़्यादा आसानी से H निकालेगा, निकाल दो उसका भी,
कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे 2 डिग्री अल्कोहल का सोडियम साल्ट अगर मुझे बनाना है तो मुझे जो सोडियम है वो मुझे एक्सेस में लेना पड़ेगा, जो एल्कली मेटल है वो मुझे आधिक्य में लेना पड़ेगा। ठीक है ना, कि अगर मुझे 2 डिग्री अल्कोहल की अम्लीय नेचर की बात करनी है एल्कली मेटल्स के साथ, तो मुझे जो एल्कली मेटल है वो एक्सेस यानी आधिक्य में लेना पड़ेगा। अब जो आने आएगा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो वो रिएक्शन देगा 2 डिग्री अल्कोहल पर। यही बनेगा ना, बिल्कुल यही बनेगा। तो हमारे पास सोडियम साल्ट बन गया। तो ये सोडियम साल्ट का बनना ये प्रूफ करता है कि जो ग्लिसरॉल है उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। समझ गए होंगे ना आप? ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो। नेक्स्ट रिएक्शन, ये हमारा सेकंड रिएक्शन था। थर्ड है, थर्ड जो रिएक्शन है वो क्या है, रिएक्शन विथ हेलो एसिड। हेलो एसिड से हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी, ग्लिसरॉल की। ठीक है ना, करवा देते हैं। हेलो एसिड यानी HBr, HCl, HI, समझ गए ना, इनसे हमें रिएक्शन करवानी है। तो देखो हमारे पास 2 कंडीशन निकल के आती है यहाँ। 2 कंडीशन क्या आती है कि जब मैंने HX जो है यानी कि HCl, HBr या HI जो मैंने यूज़ किए हैं, हाइड्रोजन हैलाइड, हेलो एसिड जो मैंने यूज़ किए हैं, अगर उनका मैंने मिनिमम अमाउंट यूज़ किया है, मतलब मैंने अगर इनको आधिक्य में नहीं लिया है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। और जब मैंने हेलो एसिड को आधिक्य में लिया है तो क्या प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। एक्सेस लिख लेते हैं। एक्सेस यानी आधिक्य, आधिक्य में होगी रिएक्शन। ठीक है ना, मुझे एक्सेस में लेना है। देखो जब हम ऐसे रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट देखो क्या बनेगी। मिनिमम क्वांटिटी यानी 1 मोल में ले लूँ HX का, अगर मैं 1 मोल ले लूँ तो मिनिमम क्वांटिटी हो जाएगी ना। तो अगर मिनिमम क्वांटिटी के साथ में रिएक्शन करवाऊँगी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जब हम हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन जब हमने अल्कोहल की करवाई थी, जब सिंपल अल्कोहल की रिएक्शन मैंने HCl से करवाई थी, तो मैं क्या कह रही थी, यहाँ से H2 निकल जाता है और RCl बन जाता है। तो जब वो H निकलेगा तो भाई कार्बोकेटाइन बनेगा ना, तभी तो Cl इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है। ये चीज़ हमने डिस्कस की हुई है पहले, है ना। तो देखो हमारे पास 2 तरह के अल्कोहल है, 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन कब बनेगा, जब ये वाला OH निकलेगा तो 2 डिग्री स्टेबल बनेगा ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब मैं मिनिमम क्वांटिटी यूज़ करती हूँ हाइड्रोजन हैलाइड की या हेलो एसिड की, तो मुझे इस 2 डिग्री कार्बन के OH ये तो बाहर निकलता है और यहाँ हेलोजन आ जाता है। समझ रहे होंगे आप, मैंने 2 डिग्री पर रिएक्शन क्यों करवाई है, क्योंकि यहाँ बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या होता है, स्टेबल होता है, इसलिए ये वाला OH यहाँ से निकल जाएगा। तो मैं दोनों पॉसिबिलिटी बना देती हूँ। अगर ये वाला निकलेगा तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, अगर 1 डिग्री निकलेगा तो प्रोडक्ट यही बनेगा ना। और 1 डिग्री आप नीचे वाला हटाओ या ऊपर वाला हटाओ, एक ही बात है। तो अगर मुझे इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट देखना हो तो मेजर ये वाला होगा, क्योंकि इसमें 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन दे रहा है जहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है ना, एक्स का मतलब कोई भी हेलोजन जो हम यूज़ करेंगे वो आ जाएगा वहाँ। अब देखो मैंने एक्सिस में ले लिया। एक्सिस में मान लो मैंने 2 मोल 2 इक्विवेलेंट मैंने काम में लिए, तो ऑब्वियस है सबसे पहले तो रिएक्शन कहाँ होगी, 2 डिग्री पर ही होगी ना, क्योंकि 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इस स्टेबल कार्बोकेटाइन की वजह से। अब दोनों 1 डिग्री में से आप किसी पर भी रिएक्शन करवा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, ऐसे ही एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 2 डिग्री का मैं नहीं करूँ, दोनों ही 1 डिग्री का मैं रिएक्शन करवा दूँ। ठीक है ना, तो यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये वाला है,
क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि पहले 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन देगा, उसके बाद 1 डिग्री देता है, तो दोनों में से कोई भी दे देगा, लेकिन पहले 2 डिग्री ही देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप हैलो एसिड से रिएक्शन करवा के भी जो प्रोडक्ट्स है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन सा क्या बनेगा। समझ रहे होंगे ना। देखो कितने सिंपल छोटे छोटे से रिएक्शंस हैं। हमने सिर्फ ग्लिसरॉल की रिएक्शन किससे, हैलो एसिड से करवाई है। हैलो एसिड का हमने एक बार मिनिमम अमाउंट यूज़ किया है और एक बार हमने एक्सिस में लिया है। तो जब हम मिनिमम अमाउंट यूज़ करेंगे तो हमें किसी एक पोजीशन पर हैलोजन जुड़ेगा। मिनिमम मतलब 1 मोल होता है ना। तो हमने कहा कि 2 डिग्री पर जब रिएक्शन होती है तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है जो स्टेबल है। तो मैंने 2 डिग्री पर रिएक्शन करवा दी तो वो मेजर हो गया। 1 डिग्री पर करवाऊंगी तो वो माइनर हो जाएगा। फिर मैंने एक्सिस में लिया हैलो एसिड, ठीक है ना। हैलो एसिड हमने एक्सिस में लिया। एक्सिस का मतलब है 1 मोल से ज़्यादा मोल हमें लेने हैं। तो मैंने 2 मोल की रिएक्शन करवाई है। आपके दिमाग में अगर 3 मोल आ रहे हैं ना तो 3 की भी हम करवाएंगे अभी, ठीक है ना। लेकिन एक्सिस लिखा है, इसका मतलब 1 से ज़्यादा मोल हमें लेने हैं। तो मैंने मिनिमम के बाद 2 मोल की रिएक्शन करवाई है। तो 2 पॉसिबिलिटी हमने चेक की, जिसमें 2 डिग्री और 1 डिग्री का बन रहा है, वो इसमें मेजर प्रोडक्ट है। समझ गए ना आप, समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो रिएक्शन है वो HCl और HBr के साथ है। HI के साथ हम अलग से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। HI थोड़ा स्पेसिफिक है। ये तो हो ही गया, मिटा देते हैं। तो आप इसे नेक्स्ट रिएक्शन दे दो चाहे, रिएक्शन विथ HI, रिएक्शन विथ HI। हाइड्रोजन आयोडाइड से हमें नेक्स्ट रिएक्शन करवाना है, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ HI। मैंने HI की न्यूनतम मात्रा ली है, मतलब 1 मोल। समझ रहे हो ना। HI की मैंने न्यूनतम मात्रा ली है, मतलब 1 मोल। 1 मोल का मतलब अगर मुझे OH से रिएक्शन करवानी है तो 1 मोल लूँगी, दूसरे से करवाऊँगी 2 लूँगी, तीसरे से करवाऊँगी 3 लूँगी। तो मिनिमम 3 मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। एक्सिस का मतलब क्या है वो अभी मैं बताती हूँ ना। ये मिनिमम क्वांटिटी है। जब मैंने रिएक्शन करवाई, यहाँ भी I आ गया, यहाँ भी I आ गया और यहाँ भी I आ गया, ये आएगा ना। और 3 यहाँ से H2 निकल जाएंगे। समझ रहे हो ना। अब हमने जब एल्केन की हमने रिएक्शन I2 से करवाई थी, रेड फॉस्फोरस HI नहीं, वो वाला नहीं, हमने जब I2 से रिएक्शन करवाई थी तो मैंने आपको एक चीज़ कही थी ना कि जो आयोडीन है वो एक बल्की समूह होता है, इसका साइज़ बड़ा होता है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन आसानी से दे देता है। मतलब यहाँ से I2 रिमूव हो जाता है और हमें ये चीज़ मिलती है। अब देखो यहाँ ये वाली जो कंडीशन है वो एलाइलिक है क्या, अभी एक एलाइलिक क्लोराइड आया था ना, वैसे ये क्या है, एलाइलिक आयोडाइड। एलाइलिक आयोडाइड, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे ना। मिनिमम HI का मतलब हमें एलाइलिक आयोडाइड मिलता है। और जब मैं एक्सिस में HI लेती हूँ, जब HI एक्सिस में लिया जाता है तो मुझे क्या मिलता है वो अब देखेंगे। मिनिमम HI से आपको समझ में आ गया ना क्या बनेगा। जब हम मिनिमम HI काम में लेते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलता है एलाइलिक आयोडाइड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो सेकंड रिएक्शन वो देखते हैं। एक्सिस क्वांटिटी ऑफ HI। सेकंड क्या है कि हमने HI को एक्सिस में लिया, ठीक है। तो जब एक्सिस में लूँगी ये काम तो हो के ही रहेगा, क्योंकि मिनिमम क्वांटिटी में ये बन रहा था तो एक्सिस में तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ तक तो स्टेप आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या स्टेप होता है वो हमें देखना है, ठीक है। देखो क्या होगा,
वापस से HI आएगा। एक्सिस का मतलब इसके आगे भी रिएक्शन होगी HI की, ठीक है। अब देखो जब हम HCl HBr इनकी रिएक्शन जब करवाते हैं तो जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होता है, जब तक हमें कोई H2O2 यहाँ दिया हुआ नहीं हो, ठीक है ना। तो देखो रिएक्शन करवाऊंगी। मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉव एडिशन मुझे करवाना है किसका, HI का। मार्कोनिकॉव रूल ये कहता है कि जो पॉजिटिव पार्ट है किसी भी कंपाउंड का, जो पॉजिटिव पार्ट है वो वहाँ जाता है डबल बॉन्ड में जहाँ पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। यही होता है ना, मतलब ये जो H है वो यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ जाएगा CH3 और यहाँ जुड़ जाएगा I और ये था CH2I। वापस से 2 I आ गए, मतलब एलिमिनेशन हो जाएगा ना। और एलिमिनेशन से हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमें मिल गई है प्रोपीन, ये मिलेगा ना। अब इसकी रिएक्शन वापस HI से करवा सकते हैं क्योंकि वापस से डबल बॉन्ड आ गया ना। और एल्कीन HI की जो हाइड्रोजन हैलाइड है उनके साथ रिएक्शन देते हैं, मतलब एक्सेस जब ले रहे हैं तो आगे भी रिएक्शन हो सकती है। वापस से मार्कोनिकॉव एडिशन H आएगा यहाँ क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो देखो हमारे पास ये आ जाएगा क्या, CH3 CHI और ये है CH3, ये बनेगा क्या। अब इसके आगे HI की रिएक्शन करने के लिए कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसका नाम अगर आप लिखेंगे तो 2-आयोडोप्रोपेन या प्रोपेन 2 आयोडाइड ऐसे करके लिख देंगे ना। तो ये है हमारा क्या, एक्सिस ऑफ HI से रिएक्शन, जिसमें हमने क्या देखा कि एलाइलिक आयोडाइड तो बनता ही है, उसके बाद भी रिएक्शन होती है 2 मोल HI की, और हमें जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या मिलता है, हमें मिलता है 2-आयोडोप्रोपेन, ठीक है ना। तो ये था HI के साथ रिएक्शन। अब देखो हमने जो ग्लिसरॉल का केमिकल रिएक्शन है उसमें हमने 4 रिएक्शन कवर कर ली है, ठीक है ना। बाकी का जो भी मटेरियल है वो हम कल पढ़ेंगे। कल मैक्सिमम ट्राई यही रहेगा मेरा कि आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, जो ये यूनिट है आप पढ़ोगे, कुछ भी यार आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, आप बस ये ट्राई करो, कोई भी पेपर आप शुरू से शुरू करो डेली। यकीन मानो आप स्टार्टिंग के डे आप पढ़ोगे आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, नेक्स्ट डे आप पढ़ोगे कम टाइम लगेगा, फिर एग्ज़ाम टाइम में कंडीशन आ जाएगी कि आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, पूरा पेपर माइंड में छप जाएगा। क्यों नहीं छपेगा, पूरे साल आप उसी एक चीज़ को देखे जा रहे हो, आएगा ना ऐसा। तो बस आपको यही चीज़ करनी है, रिवीजन करते रहना है, पीछे का पढ़ते जाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको अच्छे से पता है कि सिलेबस कितना लेट स्टार्ट हुआ है। तो हमारे पास टाइम नहीं है कि ये सोचने के लिए कि बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि टाइम तो है नहीं, बाद में तो फिर एग्ज़ाम ही आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले से ही प्रिपेयर रहना है कुछ नहीं, बस जितना पढ़ते हो उससे 1 घंटा ज़्यादा देना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में मिला के 1 घंटा, क्योंकि रिवीजन ही तो करना है, हमें कौन सा उसको रटने बैठना है, ठीक है। तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मतलब केमिकल रिएक्शन से अभी और है, बस इसका केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है, आपका यूनिट कंप्लीट है ये मान लो, तो वो आपका कल कंप्लीट होपफुली हो जाएगा, ठीक है। तो आज का यहीं तक है।